तो हमने नेक्स्ट मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ हीट पढ़ना था विच इज कन्वेक्शन। कंडक्शन में था कि पार्टिकल एक्चुअली मूव नहीं करते, कोलिजन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो नेबरिंग पार्टिकल से कोलाइड कर रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे पूरी रॉड का बढ़ रहा है। कन्वेक्शन में होता है कि एक्चुअली पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे और ये जनरली डिफरेंस इन डेंसिटीज के कारण होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डेंसिटी है। कि जैसे हमने पानी को हीट अप किया तो जो हॉट वाटर पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कम होती है, वो ऊपर आ जाएंगे और कोल्डर पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर है तो आपने फ्रीजर के आसपास कूलिंग की तो जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और जो हॉट एयर है वो ऊपर जाएगी धीरे धीरे सर्कुलर करंट के कारण, पूरे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग हो जाएगी। तो जहां पे एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण हीट एनर्जी फ्लो करती है दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन को हम लेते हैं, पहले तो हम इसको लेंगे जनरली ये फ्लूइड्स में होती है, मतलब गैसेस और लिक्विड्स में। And there is actual motion of particles. Very different in density. अब दो तरह से हम कन्वेक्शन को ले सकते हैं कि कन्वेक्शन कैन बी ऑफ टू काइंड्स। नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन। इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, लाइक यू नीड ब्लोअर और फैंस, जैसे एसी में होती है कि थ्रोज द हॉट एयर आउट, कि एसी के पीछे खड़े हो तो गर्म हवा पीछे से थ्रो करता है, तो दैट्स अ फोर्स्ड कन्वेक्शन वेयर हीट इज थ्रोन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो डिफरेंस इन डेंसिटी के कारण नहीं है। या आपने एग्जॉस्ट फैन लगाया तो इट पुल्स द हॉट एयर आउट ऑफ द रूम, तो वो जो है दैट इज अ फोर्स्ड कन्वेक्शन वेयर सम एक्सटर्नल सोर्स इज यूज्ड टू थ्रो द हीट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये नेचुरल कन्वेक्शन होती है, ये डिफरेंस इन डेंसिटीज के कारण होती है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हो सकती है और ग्रेविटी चाहिए इसके लिए। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस नेचुरल कन्वेक्शन कैन नॉट अकर। ग्रेविटी फ्री स्पेस लाइक सैटेलाइट्स और फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, natural convection cannot take place. Sea and land breeze are an example of natural convection. जैसे हम गीजर्स की बात करें तो या फ्लो गीजर्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपने जैसे ऐसे गीजर देखा तो इसके अंदर दो पाइप्स लगी होती हैं, एक की लेंथ ज्यादा और एक की लेंथ कम, बीच में यू हैव अ कॉइल टू हीट अप द वाटर। इसमें होता है कि अब जब कॉइल के साथ वाटर पार्टिकल्स कांटेक्ट में आएंगे तो जो वाटर पार्टिकल है दे मूव अप एंड कोल्डर पार्टिकल मूव्स डाउन, तो इसको हम आउटपुट पाइप बनाते हैं। ये इनपुट मतलब यहां से पानी एंटर कर रहा है तो जो गर्म होता जाएगा वो ऊपर है, तो इधर हॉट पार्टिकल्स है, तो इधर से सिर्फ गर्म पानी बाहर निकलेगा बिकॉज कोल्डर पार्टिकल्स आर एट द लोअर लेयर, तो अपर लेयर जो है वो हॉटर है, तो पानी सिर्फ गर्म ही बाहर निकलेगा, ठंडा पानी अगर नीचे गीजर में है भी तो वो नहीं निकलेगा। So there is a case of natural convection where the air flows in, water flows in a particular direction because of the difference in density. Next mode जो हमारा आता है that is radiation. Radiation होता है ट्रांसफर ऑफ हीट
through EM waves. So to base laws of reflection, refraction, thermal radiations undergoes deflection, refraction, diffraction, travels with the speed of light. Because EM waves की सारी property satisfy कर देंगी, so they also exert force on the surface if they are reflected or absorbed. कि थर्मल रेडिएशन अगर किसी सरफेस को हिट करती है वो रिफ्लेक्ट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी तो अब प्रेशर इज एक्सर्टेड सो दैट्स कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर. So we say radiation pressure is exerted. Radiations are they are either reflected or absorbed. दोनों केसेस में. If they're reflected or absorbed. So pressure is exerted on the surface on which they strike. इसके लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए अगर हमने रिफ्लेक्शन रेडिएशंस का टॉपिक पढ़ना है. Because then we will do the Stephen's law, the amount of energy radiated or absorbed. So पहली डेफिनेशन आती है emissive power. Emissive power होती है it's basically heat intensity. Energy emitted by a body in the form of radiations per second per unit area. कि मतलब यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में एक बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम मान लें 1 मीटर स्क्वायर तो 1 सेकेंड में वो जो एनर्जी रेडिएट करेगी दैट इज एमिसिव पावर. So that's also the definition of heat intensity. So if it's energy emitted by the body per unit time per unit area. This is also called heat intensity. So इसकी यूनिट जो हो जाएंगे that would be watt per meter square. Energy per unit time is watt. So watt per meter square. Then you have spectral emissive power. ये होता है एनर्जी emitted per second per unit area for a unit wavelength for one particular wavelength. एक particular wavelength की कितनी एनर्जी emit की per second per unit area. So that is the spectral emissive power. So for one particular wavelength, say emissive power corresponding to one wavelength. Denoted by E lambda. And this is E. So अगर सारी wavelength की emissive power को add कर देंगे तो that gives you the emissive power. So you can say it's E lambda D lambda. So ये इनमें relation हो जाएगा कि spectral emissive power और total emissive power के अंदर. And spectral emissive power या emissive power जो कि that depends on temperature and nature of the body. Depends upon temperature. The black body है या नहीं है. And nature of the body. सेकेंड इज एब्जॉर्प्टिव पावर की अगर हम बात करें एब्जॉर्प्टिव पावर होती है कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी
in a given time to the total energy incident. कि अगर मेरे पास एक सरफेस है उस पर कुछ एनर्जी इंसिडेंट है तो वो यहाँ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यहाँ ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर. It's a ratio of energy absorbed in given time by a surface to the total energy incident. So its value is, if it's a perfect absorber, this value will be 1. कि अगर कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, कोई ट्रांसमिट भी नहीं हो रही, तो एब्जॉर्प्टिव पावर 1 हो जाएगी, बट जनरली इट्स लेस देन 1. So we say the energy absorbed is A, total energy is Q, so it's A by Q. So it's absorptive power, sometimes it's also referred as absorptance. Similarly, spectral absorptive power की अगर हम बात करें, तो it's for one particular wavelength. कि एक particular wavelength की कितनी wavelengths absorb की divided by total energy incident, so that will be spectral absorptive power. So this is absorptive power for a particular wavelength. So these are, so emissive power is energy emitted per second per unit area, but absorptive power is not energy absorbed per second per unit area. It's the ratio of energy absorbed to the total energy incident. Second, एक और जो definition important रहेगी इसमें, that is called emissivity. Emissivity और relative emissivity दो बातें होती है. Emissivity is energy emitted per unit area per unit time corresponding to unit temperature difference with surroundings. Corresponding to unit temperature difference. और relative emissivity जो हो जाती है, it's ratio of emissivity of body to emissivity of perfectly black body. So these are the definitions जो हम इस चैप्टर में आगे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगी. Next is Prevost theory. Prevost theory of heat exchange. Prevost theory says कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो इट कंटिन्यूअसली एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग्स. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हीट एमिट कर रही है, वो हीट एब्जॉर्ब भी कर रही है, बिकॉज सराउंडिंग्स जो हीट रेडिएट करेंगी वो एब्जॉर्ब कर रही है, वो खुद एमिट कर रही है. तो Prevost theory says there is continuous exchange of heat between system and surroundings. अगर बॉडी ने हीट रेडिएट ज्यादा की और एब्जॉर्ब कम की तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा, क्योंकि उसने हीट एनर्जी लूज ज्यादा कर दी और गेन कम की है. ऑपोजिट है कि अगर वो गेन ज्यादा कर रही है और लूज कम कर रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन एनर्जी रेडिएटेड आउट, देन टेम्परेचर विल राइज. और अगर जितनी रेडिएट की उतनी एब्जॉर्ब की तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. तो हम लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनर्जी रेडिएट कर नहीं रहा. Prevost theory says कि वो एनर्जी तो रेडिएट कर रहा है पर वो उतनी एब्जॉर्ब भी कर रहा है, तो उसका नेट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रही, उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा.
So energy radiated out and energy absorbed, both processes are taking place simultaneously, and that is Prevost theory. There is continuous exchange of heat between system and surroundings. Temperature can rise as well as fall depending on there is net gain in heat energy or net loss. तो Prevost theory का मतलब यही था basically. Prevost theory. Continuous exchange of heat between system and surroundings. अगर heat absorbed heat radiated से ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा. अगर हीट रेडिएटेड ज्यादा है तो टेम्परेचर फॉल कर जाएगा, और अगर इक्वल है तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज Prevost theory. तो हीट कंटिन्यूअसली एक्सचेंज होती है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. Here's another important law which is referred as Kirchhoff's law. Kirchhoff's current electricity में भी पढ़ोगे, that's a totally different law. Kirchhoff's law in thermodynamics, इसका बेसिक जो मतलब बनता है that is good emitters at high temperatures are good absorbers at low temperatures. यहाँ हम कह सकते हैं एक बॉडी which emits a particular wavelength when it is hot will absorb the same wavelength when it is cold. That's implication. मतलब जैसे सोडियम वेपर्स है, हम सोडियम वेपर्स को हीट अप करें तो सोडियम वेपर्स दो वेवलेंथ एमिट करते हैं, 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम. नाउ अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ, अगर वो ये दो वेवलेंथ एमिट करते हैं जब उनको हम हाई टेम्परेचर पे रखते हैं, तो यही दो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब भी करेंगे जब लो टेम्परेचर में होंगे. मतलब अगर हम व्हाइट लाइट को कोल्ड सोडियम वेपर्स में से पास करते हैं तो सोडियम वेपर्स यही दो वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी कर लेंगे. तो बॉडी विच एमिट्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ व्हेन इट इज हॉट, तो सोडियम ने दो वेवलेंथ एमिट की, वही वो एब्जॉर्ब करेगा तो व्हाइट लाइट कोल्ड सोडियम वेपर्स में से पास करेगी. So body which emits, so ये एग्जाम्पल है सोडियम का. Will absorb same wavelength when it is cold. Or you can say that E lambda by A lambda is constant, and this is equals to E lambda for black body, because absorptance absorptive power for a black body is 1. So E lambda by A lambda is constant, and this constant is emissive power for black body. So this is also Kirchhoff's law. इसके बेस पे क्वेश्चन आता है which is about Fraunhofer lines. Fraunhofer lines होती हैं डार्क लाइंस इन द सोलर स्पेक्ट्रम. सन जो है, सन के कोर में टेम्परेचर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ few million Kelvins. तो सन जो
रेडिएशन एमिट करता है दैट इज कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा, मतलब वो सारी पॉसिबल वेवलेंथ सन एमिट कर रहा है. बट व्हेन वी ड्रॉ द स्पेक्ट्रा ऑन अर्थ, सम ऑफ द वेवलेंथ्स आर मिसिंग. मतलब सन ने सारी एमिट की, अर्थ तक वो सारी नहीं पहुंची. क्यों नहीं पहुंची? बिकॉज सम ऑफ द वेवलेंथ्स गेट्स एब्सॉर्ब्ड by the solar atmosphere, which is at relatively low temperature. So those corresponds to dark lines on Earth spectra. कि Earth पे spectra बनाया है, उसमें कुछ dark lines आ रही हैं. That corresponds to the radiations which are absorbed by solar atmosphere. So those dark lines are called Fraunhofer lines. अब एग्जाम्पल के लिए अगेन सोडियम का लें. जैसे सन ने कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा दिया, बट जब अगर सोडियम प्रेजेंट होता सोलर एटमॉस्फेयर में तो उसने 5890 और 5896 ये दो वेवलेंथ्स एब्सॉर्ब कर लेनी थी. तो those wavelengths will not be present on the atmosphere spectra which is drawn on Earth, क्योंकि वो सोडियम ने एब्सॉर्ब कर ली. सो दीज रिजल्ट्स इन डार्क लाइंस. सो दीज डार्क लाइंस आर द फ्रॉनहोफर लाइंस एंड इट्स इन अकॉर्डेंस विद किर्चॉफ्स लॉ. यहां से फिर हम एलिमेंट डिटेक्ट कर सकते हैं कि सोलर एटमॉस्फेयर में कौन से एलिमेंट है. जैसे अगर ये दो वेवलेंथ एब्सॉर्ब होगी तो हमें पता चल गया कि सोलर एटमॉस्फेयर में सोडियम था, बिकॉज ये दिस अ फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा कि 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम अगर सोडियम एब्सॉर्ब करता है तो और कोई नहीं करता, कोई और एलिमेंट नहीं करेगा. तो अगर हमने अर्थ पे स्पेक्ट्रा बनाया और ये वेवलेंथ मिसिंग आई तो हमें पता चल गया कि सोलर एटमॉस्फेयर में सोडियम था, बिकॉज सोडियम ही ये दो वेवलेंथ्स को एब्सॉर्ब कर सकता है. सो दीज डार्क लाइंस इन द सोलर स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड फ्राउनहोफर लाइंस. And this helps us in detecting the elements present in the solar atmosphere. So in dark lines हम elements detect कर सकते हैं कि solar atmosphere में कौन से element present है. Next is another important law which is rapid as Stephen's law. Stephen's law हम state तो black body के लिए करते हैं, but it's applicable for all bodies emissivity से मिलेगा. We can say that Stephen's law says that for a perfectly black body, energy emitted per second per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature. ब्लैक बॉडी के लिए, और उसको फिर नॉन ब्लैक बॉडी के लिए भी लिख देंगे. सो एनर्जी एमिटेड फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी per unit area is proportional to fourth power of absolute temperature. There is P proportional to T raised to power 4. This is energy per second per unit area. Or T is sigma T raised to power 4. Sigma is Stephen's constant. Its value is no, this is for black body. For non-black body, we multiply with E, emissivity. And E is less than 1. E is emissivity of body. ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 होती है, और अदर बॉडीज इट्स लेस देन 1. Now this is energy emitted, but अगर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर T नॉट है तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड आल्सो.
T naught is temperature of surroundings. Then you can say E is equals to, ये तो एनर्जी एमिटेड होगी और एब्सॉर्ब भी इतनी होगी, इससे E सिग्मा is energy emitted per second per unit area. If you have to tell only energy emitted per second, net energy emitted per second, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे. So this is the net energy emitted per second per unit area by a body. इसके बेस पे हम एक और लॉ करेंगे which is rapid is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling says कि energy या rate of cooling is directly proportional to temperature difference between system and surroundings. कि आपने एक हॉट बॉडी को एटमॉस्फेयर में रखा, कितनी जल्दी ठंडी होगी वो, कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, दैट डिपेंड्स कि उसमें और सराउंडिंग्स में टेम्परेचर डिफरेंस के. अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो वो जल्दी जल्दी हीट लूज करेगी, रेट ऑफ कूलिंग विल बी लार्ज. अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस कम है तो रेट ऑफ कूलिंग विल बी स्मॉल. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है स्टीफन्स लॉ से ही डिराइव किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो. Newton's law of cooling says that rate of cooling मतलब d theta by dt is proportional to temperature difference between system and surroundings. The T हम ले रहे हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी और T नॉट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स. इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें न्यूटन्स लॉ से, स्टीफन्स लॉ से, so we need know that energy emitted per unit time, it's given by energy emitted per unit time means dq by dt. Now q is mc theta, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं mc d theta by dt. अगर मैं सराउंडिंग्स का टेम्परेचर ले ले तो T नॉट, दिस इज T प्लस T नॉट. कि मैंने सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से डेल्टा टी ज्यादा ले लिया. तो इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो d theta by dt mc e sigma a t naught raised to power 4 into 4 delta t by t naught. And you get mc into delta or d theta by dt. T minus T naught. So इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड कर रही है. अगर मास ज्यादा होगा
Larger the mass, smaller will be the rate of cooling. Secondly, you can say d theta by dt is inversely proportional to specific heat also. So larger specific heat, smaller will be the rate of cooling. या आप कंबाइन लिख सकते हो कि थर्मल कैपेसिटी ज्यादा तो स्मॉलर विल बी रेट ऑफ कूलिंग. So there is the Newton's law of cooling.